की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराना कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। और इसके लिए अलग अलग भाग हैं जिनके जरिए आज आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की भी, और आखिर में आपको हम दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया में कुछ खास। आइए शुरुआत करते हैं अब कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले देखते हैं विज्ञान और किसान में क्या है खास। हम सभी जानते हैं हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर चाहे दलहन क्षेत्र की हम बात करें या बात की जाए तिलहन क्षेत्र की, और खासतौर से मोटे अनाज के लिए भी वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इस बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने। खासतौर से आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, किस तरीके से इसको हम संभव कर पाएंगे, क्या कुछ कहा यहाँ पर प्रोफेसर रमेश चंद ने। आइए देखते हैं। हमारी जो डाइट्स हैं उनमें जो एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसमें एक कमी आई है। तो जो हमारे न्यूट्री सीरियल्स हैं, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो और रागी हो, उनमें मिनरल बहुत होते हैं और उनमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी कम होता है। तो एक डिमांड बहुत इनकी बन रही है। तो एक तो हमें माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए मोटे अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अब हमारा एम्फेसिस केवल ज़्यादा से ज़्यादा फूड नहीं, क्वालिटी फूड और हेल्दी फूड देने का गोल भी है। तो जब आप मोटे अनाज लेते हो तो वो दूसरे अनाजों की बजाय एक बेटर हेल्दी फूड है। और तीसरा, क्योंकि ये रेन फेड एरिया में स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर स्ट्रेस बढ़ेगा, टेम्परेचर का स्ट्रेस बढ़ेगा, उसमें जो मोटे अनाज हैं वो बेटर अडेप्टेशन करते हैं। तो सरकार ने पहले ही एक कमेटी सेक्रेटरीज़ की बना दी है और हर विभाग को एक जिम्मेदारी सौंपी है, नीतियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। हम पॉलिसी से रिलेटेड उस पर वर्क कर रहे हैं। तो सब लोग के 23 आते आते हम इसको एक बिग बे में इसको जो है मोटे अनाज इसको कल्टीवेशन करें। तो जो दालें हैं वो रेन फेड रीजन में होती हैं, तो उनका उत्पादन बारिश पे बहुत निर्भर करता है, वो इरिगेटेड एरिया नहीं है। दूसरा, दालों में हमारी जो टेक्नोलॉजी जितनी हमने राइस और व्हीट में की, उतना अच्छी टेक्नोलॉजी हम दालों में नहीं कर पाए। लेकिन अब यदि आप देखोगे कि उसमें एक जो है कोई 17-18 में जो 19 मिलियन टन एवरेज होती थी, उससे हम 23 मिलियन टन की एवरेज में पहुँचे हैं। तो एक निरंतर बहुत सालों की जो डेफिशिएंसी थी उसको पूरा करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरा, किसान को मिलने वाली प्राइस बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पल्सेस में पहले प्रोक्योरमेंट बिल्कुल ही नहीं थी, एमएसपी भी नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो पल्सेस हैं उनमें भी पीएसएस स्कीम के अंडर
बफर स्टॉक भी खड़ा किया है सरकार ने और उसकी प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। तो अब तो पिछले वर्ष सरकार को कोई पल्स खरीदनी ही नहीं पड़ी, किसान को इतनी अच्छी जो है प्राइसेस मिली थी। और दालों में देखो प्रोटीन वगैरह भी होता है, वो एक सुपीरियर फूड है, उसकी प्राइस सीरियल से ज़्यादा होना तो एक अच्छी बात है ही। और अब कंज्यूमर को भी एक अवेयरनेस आया है, वो प्रोटीनस फूड की ओर ज़्यादा जा रहा है। तो ये जो इंपोर्ट है ये साल या 2 साल में कमी इसमें नहीं आएगी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब आप पहले की बजाय देखो तो हमारे इंपोर्ट कम हुए हैं। जहाँ तक ऑयल सीड का जो है तिलहन का मामला है, उसमें 2-3 इशू थे। एक तो ये है कि तिलहन की ग्रोथ अच्छी हुई, ऐसा नहीं कि उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि 20-22 साल में प्रति व्यक्ति पहले 5-6 किलो कंजम्पशन होती थी, अब 10-11 किलो हो गई है। तो जब इतनी डिमांड बढ़ जाए तो थोड़ा डेफिशिएंसी आना निश्चित ही था। तो हमने सरकार में ये कैलकुलेशन की कि हमें 2 फ्रंट पे इस पे काम करना है। एक तो जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑयल सीड हैं उनका प्रोडक्टिविटी, प्राइस, जो भी इंसेंटिव है उनको दिया जाए, प्लस क्योंकि जो सरसों, ग्राउंडनट, कैस्टर है, इनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होती है, जबकि ऑयल पाम जो है इसकी प्रोडक्टिविटी इनसे 20 गुना है। कि जो आपको तेल 20 एकड़ ग्राउंडनट से मिलेगा वो 1 एकड़ पाम ऑयल पाम की खेती से मिल जाएगा। तो आपने सुना होगा कि सरकार ने नेशनल ऑयल पाम मिशन भी शुरू किया है, जो कि ईस्टर्न स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ और ऐसा कैलकुलेशन है हमारी कि आने वाले समय में धीरे धीरे पहले इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी और हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। तो जाना आपने कैसे आत्मनिर्भरता आ सकती है और इसके लिए किस तरह के जो प्रयास हैं हर स्तर पर किए जा रहे हैं। अब आइए कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह में हमारे जो किसान हैं, खासतौर से जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, जान लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर में। कद्दू वर्गीय फसलों जैसे लौकी, कद्दू, तुरई आदि को किसान तुड़ाई करके बाजार भेज सकते हैं। इस समय ब्रोकली, फूलगोभी, बंद गोभी तथा टमाटर की पौधशाला तैयार करने के लिए ये समय उपयुक्त है। पौधशाला भूमि से उठी हुई क्यारियों पर ही बनाएं। जिन किसान भाइयों की पौधशाला तैयार है वह मौसम को ध्यान में रखते हुए पौध की रोपाई ऊंची मेड़ों पर करें। इस समय लहसुन की बुआई की जा सकती है। इसके लिए उन्नत किस्में G1, G41, G50, G282 लगा सकते हैं। साथ ही खेत में आवश्यकता अनुसार देसी खाद और फास्फोरस अवश्य डालें। इसी के साथ यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं।
कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारा अगला भाग, कृषि स्टार्टअप। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी हम मुलाकात कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज भी आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं हरियाणा के एक ऐसे किसान से जो लगातार कृषि क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी अलग अलग पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित कर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सफल किसान कंवल सिंह चौहान जी की। किस तरह के कामयाबी का सफर इनका रहा और कैसे इन्होंने अलग अलग उपलब्धियां हासिल की हैं कृषि क्षेत्र में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान को खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंवल सिंह चौहान ने 1980 में खेती शुरू की थी। इन्होंने वर्ष 1997 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने साथ दिया। वर्ष 2014 में कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान भी आम किसानों की तरह कर्ज में डूबे थे। गांव में अपनी जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। ये जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी तो फिर वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। कंवल सिंह किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबी कॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की। आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। यही कारण है कि इनके किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के सभी कायल हैं। कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की ताकि गांव में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार की दिक्कत न हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होता है। यहाँ वो टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी तैयार करते हैं। कंवल सिंह ने जीवन भर खेती को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कृषि के क्षेत्र में दिए योगदान के लिए इनकी सराहना की है। वर्तमान में कंवल सिंह चौहान खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। इन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। साथ ही युवा किसानों से उनका रुझान खेती और कृषि की ओर बढ़ाने के लिए निवेदन भी किया। तो
तो देखा आपने किस तरीके से कंवल सिंह चौहान जैसे और भी जो किसान हैं वो लगातार कृषि क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में सॉइल हेल्थ कार्ड की भी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारा आखिरी भाग फार्मिंग इंडिया। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं मृदा यानी मिट्टी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक भूमि यानी मिट्टी पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह का उत्पादन मिल रहा है, मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। और उसी उपजाऊ क्षमता को जांचने के लिए, परखने के लिए आवश्यक है हम समय रहते मिट्टी की जांच करें। इसी के लिए सरकार की तरफ से सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है शुरू की गई, जिसके तहत अब किसानों को पता होता है कि उनकी मृदा यानी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और उसके अनुसार ही वो पोषक तत्व प्रबंधन अपना सकते हैं, जिसके जरिए न सिर्फ जो लागत है वो कम हो रही है बल्कि किसानों की जो फसलें हैं उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। आज के समय में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो है किस मुकाम पर पहुंच चुकी है और किस तरह का लाभ इसके जरिए किसानों को मिल रहा है, आइए देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सके। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को खेतों की मिट्टी जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। इस कार्ड के तहत किसानों को एक रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट में उनकी जमीन की मिट्टी की पूरी जानकारी भी दी जाती है। साथ ही किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव भी दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2021 का लाभ देश में 14 करोड़ किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2021 के तहत किसानों को एक खेत के लिए हर 3 साल में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीते वर्षों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण वर्ष 2015 से 2017 में 10 करोड़ 74 लाख कार्ड और दूसरे चरण वर्ष 2017 से 2019 में 11 करोड़ 69 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से किसानों को ये भी जानकारी प्रदान की जाती है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। मिट्टी जांच में सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद मिट्टी को परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाई जाती है। यदि मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जांच रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिससे कि किसान अपनी मिट्टी का रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सके और जानकारी हासिल कर अपने मिट्टी में सुधार कर सके। इस प्रकार इस योजना की मदद से किसान मृदा परीक्षण करवाकर अपने खेत की मिट्टी का प्रकार का आसानी से पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने में आसानी तो होती ही है, साथ ही साथ अच्छी खेती करके वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हासिल करते हैं।
तो देखा आपने मृदा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो पराली प्रबंधन अपनाना भी बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, लगातार हम देखते हैं इस तरह की खबरें सामने आती हैं जो पराली को आग के हवाले कर दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बेहद कमज़ोर हो जाती है और इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से अलग अलग सावधानी जो है, जानकारी जो है वो लगातार किसानों को दी जाती है जिससे वो इस बारे में जागरूक हो सकें और पराली प्रबंधन अपना सकें। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं इस बारे में, आइए देखते हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए हमारी सरकार और कृषि वैज्ञानिक प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि समय समय पर ऐसी नीतियां और योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे किसानों के विकास को बल मिल सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, कृषि मंत्रालय का जो M&T डिपार्टमेंट है और जो हमारा एयर क्वालिटी कमीशन है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, सबकी तरफ से सम्मिलित प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसके परिसर में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जिसे हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट कंट्रोल रूम कहते हैं। ये संस्थान की NRL बिल्डिंग में रूम नंबर 13 में जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें इसको स्थापित किया गया है और हमारे सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये कंट्रोल रूम कार्य कर रहा है। कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी ये है कि जो क्रॉप बर्निंग की जो केसेज हैं उनसे संबंधित जो प्रयास हो रहे हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन किया जाए। अब जैसे ढेर सारी मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं जो हमारे 6 प्रभावित स्टेट हैं, उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। यहाँ पर ये जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट CRM स्कीम चल रही है उसके तहत जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं उनका डिप्लॉयमेंट सही ढंग से हो, किस तरीके से वो काम कर रही हैं, कितना क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस जो बताई गई हैं उसमें कितना कवर हुआ है, कितना सफलता मिली है, वो सारी बातें यहाँ से बताई जाएंगी। और जो किसान भाई आदान प्रदान, सूचना आदान प्रदान का केंद्र है, इससे संबंधित किसान भाई सूचना दे भी सकते हैं और सूचना ले भी सकते हैं। तो अगर कहीं कोई बर्निंग के केस हो रहे हैं या कुछ कोई सुझाव देना चाहते हैं कोई हमें, तो वो बता सकते हैं यहाँ इस कंट्रोल रूम में। और हमारे से जितनी भी इससे संबंधित जानकारी है, चाहे वो समस्या किस एक्सटेंट तक है, समस्या का निदान क्या है, क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उस सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें जो 2 टेलीफोन नंबर रखे गए हैं उनको मैं पढ़ना चाहूँगा, आप उनको नोट कर लें। पहला है 7982300231, 7982332008। हमने एक ईमेल आईडी भी है crm-control-agri@gov.in। तो इस ईमेल आईडी पर और इन दोनों नंबर पर आप कोई भी सूचना दे सकते हैं और कोई भी सूचना ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हर दिन हमारे वैज्ञानिकों की टीम वहां उपलब्ध है। आप ये जानकारी दे करके ये क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की जो समस्या है इससे निदान पाने में मदद करें। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों में शामिल है पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल, जिससे फसल अवशेष को खाद में तब्दील कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है, साथ ही बेकार पड़ा फसल अवशेष भी ठिकाने लग जाता है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन वाली कृषि मशीनरियों की बात करें तो रोटावेटर और हैप्पी सीडर भी काफी मददगार है, जिससे बिना परेशानी के फसल की कटाई करके और खेत में बची पराली को इकट्ठा करके निजी कंपनियों को बेचा जा सकता है।
तो जानकारी ली आज आपने कृषि दर्शन में किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि हम सब अपना योगदान इसमें दे सकें, जिससे ना सिर्फ आत्मनिर्भरता जो है वो हमारे देश में आ सके, बल्कि कृषि क्षेत्र जो है उसके ज़रिए हमारे किसान और भी सशक्त हो सकें। आपको बता दें, आप इस कार्यक्रम को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए और फिर ये सारी जानकारी YouTube के माध्यम से आप ले सकेंगे, कभी भी कहीं भी। इसके अलावा आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी आप नोट कर लीजिए, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डिटेक्टिव करण, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो लोग इस बार मेरा कत्ल करने में नाकाम हुए हैं वो दोबारा मेरा खून करने का प्लान जरूर बना रहे।